नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक तरह के कह सकते हैं पुरातात्विक जासूस बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे हाथ लगे हैं कुछ सुराग, पत्थर के कुछ नुकीले टुकड़े हैं, हजारों साल पुरानी गुफाओं में बने कुछ चित्र और जमीन में दबी हुई कुछ धातुएं। और इन्हीं सुरागों को जोड़कर हमें आज झारखंड की वो कहानी बनानी है जो किसी किताब में आसानी से नहीं मिलती। और ये कहानी किसी राजा या किसी साम्राज्य की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो उससे भी हजारों लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं। हमारी ये जो पड़ताल है वो प्री हिस्टोरिक झारखंड फ्रॉम स्टोन टू आयरन एज के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो मिशन साफ है, इन बिखरे हुए सुरागों से उस दुनिया की तस्वीर बनाना जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था बल्कि पत्थरों और धातुओं पर गढ़ा जा रहा था। और ये जासूसी मजेदार इसलिए है क्योंकि देखिए, झारखंड का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? जंगल, खनिज। हाँ, जंगल, खनिज, आज की जो औद्योगिक पहचान है वो। लेकिन ये पहचान अचानक तो नहीं बनी। सही बात है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो हमें सीधे पाषाण काल तक ले जाती हैं। तो आज हम इन्हीं जड़ों को खोद कर देखेंगे, पूरा पाषाण काल के पहले इंसानी कदमों से लेकर लौह युग की क्रांति तक। बिल्कुल। तो चलिए, हमारा पहला सुराग है पत्थर का एक औजार। हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की। जब हम आदि मानव के बारे में सोचते हैं तो एक धुंधली सी तस्वीर बनती है। हाँ, एक शिकारी की जो बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहा है। लेकिन झारखंड में जो हस्तकुठार यानी हाथ की कुल्हाड़ियां मिली हैं वो कुछ और ही कहानी कहती हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1865 में बोकारो से एक हस्तकुठार मिला था। मतलब आप सोचिए, 150 साल से भी ज्यादा पहले ये पहला सुराग हमारे हाथ लग चुका था। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा समझना वो सबसे बड़ी गलती होगी। अच्छा, जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने पहली बार ये समझा होगा कि एक खास तरह के पत्थर को दूसरे पत्थर से एक खास एंगल पर मारने से एक धारदार औजार बन सकता है। ये तो एक तरह से भौतिकी की शुरुआत थी। बिल्कुल। भौतिकी, ज्यामिति और योजना बनाने की क्षमता का ये पहला सबूत है। ये हस्तकुठार सिर्फ शिकार के लिए नहीं था, ये उस वक्त का, आप कह सकते हैं, स्विस आर्मी नाइफ था। मतलब मल्टीपर्पज। हाँ, इससे जड़ें खोदी जाती थीं, जानवरों की खाल उतारी जाती थी, लकड़ी काटी जाती थी। मतलब ये सिर्फ पेट भरने का जुगाड़ नहीं बल्कि दिमाग के विकास का पहला ठोस सबूत था। सही कहा। और ये सबूत सिर्फ बोकारो में तो नहीं मिला। हजारीबाग, सिंहभूम, देवघर, ये औजार तो पूरे इलाके में फैले हुए मिले हैं। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये लोग एक जगह टिकते नहीं थे? इसका मतलब है कि वो अपने पर्यावरण को, अपने आसपास की दुनिया को बहुत अच्छे से समझते थे। वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे, सही कहा आपने, बल्कि मौसम और स्थितियों के हिसाब से घूमते रहते थे। जहां शिकार मिला, जहां पानी का स्रोत था, हाँ, जहां गुफाओं में ठिकाना मिला, वो वहीं बस जाते थे। इन औजारों का पूरे क्षेत्र में मिलना इस बात का सबूत है कि पूरा पाषाण काल का इंसान इस जमीन को अपना घर बना चुका था। वो हर कोने से वाकिफ था। वो सिर्फ जी रहा था। लेकिन अभी तक हमें उसकी सोच का, उसकी भावनाओं का कोई सुराग नहीं मिला था। और शायद यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है ना? बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद जो सबूत मिलते हैं वो सिर्फ औजारों के नहीं बल्कि सोच, कला और शायद कहानी कहने की पहली कोशिश के हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की और हजारीबाग की इस्को गुफाओं की। बिल्कुल। ये वो पल है जहां हमारी जासूसी एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। अच्छा। अब तक हमें सिर्फ कैसे का जवाब मिल रहा था, इंसान जिंदा कैसे रहता था। अब हमें क्यों की पहली झलक मिलती है। देखिए, 9000 ईसा पूर्व के आसपास औजार और छोटे और सटीक हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। हाँ, माइक्रोलिथ्स, शायद तीरों की नोक बनाने के लिए। लेकिन असली कहानी इन औजारों में नहीं है, वो इस्को की गुफाओं की दीवारों पर है। तो ये जो चित्रकारी है ये सिर्फ पत्थर पे कुछ लकीरें नहीं हैं। क्या हम इसे एक तरह का पहला सोशल मीडिया पोस्ट कह सकते हैं? हाँ, एक तरह से हाँ कह सकते हैं। देखो हमने क्या शिकार किया, या ये हमारी दुनिया है। हाँ, ये सिर्फ मैं जिंदा हूं का सबूत नहीं है, ये मैं सोचती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, मैं देखती हूँ का सबूत है। ये मानवता के विकास में एक बहुत बड़ा, एक मानसिक उछाल था। पहली बार इंसान अपने से बाहर की दुनिया को दर्ज कर रहा था। आप उन चित्रों में शिकार के दृश्य देखते हैं, ज्यामितीय आकृतियां देखते हैं, शायद सूरज और चांद बने हुए हैं। तो ये क्या था, कोई जादू टोना था शिकार में सफलता के लिए, या ये आने वाली पीढ़ी को सिखाने का तरीका था, या ये बस अपने समुदाय की कहानी थी? हम ठीक नहीं जानते। लेकिन ये तय है कि इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था,
वो जीवन को अर्थ दे रहा था। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब पलामू और घाटशिला जैसी जगहों पर भी इस दौर के सबूत मिले हैं। हाँ, मिले हैं। तो ये कोई एक गुफा की अकेली घटना नहीं थी, ये तो एक पूरे क्षेत्र में सोच का एक नया दौर शुरू हो रहा था। बिल्कुल। और इसी सोच ने आगे चलकर और भी बड़े कारनामों को अंजाम दिया होगा। हम अब नवपाषाण काल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, और यहाँ तकनीक और सोच का विकास और भी साफ दिखाई देता है। अब पत्थर के औजार सिर्फ धारदार नहीं थे, वो चिकने और पॉलिश किए हुए थे। अच्छा, छोटा नागपुर पठार से 12 अलग-अलग तरह की पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली हैं। 12 तरह की? हाँ, 12 तरह की। ये विविधता बताती है कि काम कितना विशेष हो गया था। शायद लकड़ी काटने के लिए अलग कुल्हाड़ी थी और जमीन खोदने के लिए अलग। मतलब समाज में अब काम का बंटवारा शुरू हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन इस दौर की सबसे रहस्यमयी चीज तो कुछ और ही है। ये बड़े बड़े पत्थर जिन्हें महापाषाण या मेगालिथ्स कहा जाता है। हाँ, मेगालिथ्स। हजारीबाग के पास पुंकरी बरवाडीह में इनका पूरा एक समूह मिला है। ये क्या है? देखने में तो बस बड़े बड़े पत्थर हैं जो एक खास क्रम में रखे हुए हैं। यही तो रहस्य है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, इन्हें वहां लाना, खड़ा करना और एक खास पैटर्न में सजाना, इसके लिए जबरदस्त योजना, सामुदायिक प्रयास और एक मजबूत मकसद चाहिए था। और ये कितने पुराने हैं? ये 3000 ईसा पूर्व से भी पुराने हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये स्मारक थे, शायद महत्वपूर्ण लोगों की कब्रें। लेकिन एक और ज्यादा दिलचस्प थ्योरी है। वो क्या? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक तरह की खगोलीय वेधशाला हो सकती है। वेधशाला? मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी? हाँ, इन पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है कि शायद इनसे सूरज के उगने और डूबने की खास तिथियों जैसे संक्रांति कब पता लगाया जा सकता था। अगर ये सच है तो जरा सोचिए। के लिए मौसम का अनुमान लगाने के लिए आसमान को पढ़ रहे थे। ये सिर्फ पत्थरबाजी नहीं थी, ये विज्ञान की शुरुआत थी। एक खगोलीय वेधशाला, ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब पत्थर के औजारों से शुरू हुआ सफर अब ब्रह्मांड को समझने की कोशिश तक पहुंच गया था। बिल्कुल। और पलामू के कबरा काला टीले की कहानी भी तो इसी दौर से जुड़ती है ना? हाँ, वो जगह बहुत खास है। वहां जब खुदाई हुई तो एक ही जगह पर परत दर परत नवपाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक की चीजें मिली। मतलब एक ही जगह पर लगातार बसावट थी। हाँ, ये हमें बताता है कि कुछ बस्तियां इतनी सफल थीं कि वहां हजारों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते रहे। संस्कृति बदलती रही, औजार बदलते रहे, लेकिन जगह वहीं रही। ये निरंतरता की एक अद्भुत कहानी है। तो अब तक के हमारे सुराग हैं औजार, कला और विशाल स्मारक। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा तत्व आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। धातु। हम पाषाण युग से धातु युग में कदम रख रहे हैं। ताम्र युग यानी कॉपर एज। ये एक क्रांति थी। पत्थर हर जगह मिल जाता था, लेकिन तांबा नहीं। सही बात है। तांबे को खोजने के लिए, उसे अयस्क से निकालने के लिए और फिर उसे गलाकर औजार बनाने के लिए खास ज्ञान और कौशल की जरूरत थी। अचानक समाज में कुछ लोग दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए। वो जिन्हें धातु का रहस्य पता था। बिल्कुल। छोटा नागपुर पठार में मिले तांबे के औजारों का जखीरा, जिसे कॉपर होड कल्चर कहते हैं, इसी बदलाव का सबूत है। लेकिन पत्थर के मुकाबले तांबा हासिल करना कितना मुश्किल रहा होगा? क्या इसका मतलब यह है कि समाज में एक नया वर्ग पैदा हो गया था, धातु का काम करने वाले लोग यानी धातु शिल्पी? बिल्कुल। और यही इस कहानी को झारखंड की आज की पहचान से जोड़ता है। अच्छा, कैसे? स्रोतों से पता चलता है कि इस क्षेत्र की असुर, बिरजिया और बिरहौर जनजातियों के पूर्वजों को तांबा गलाने की ये कला विरासत में मिली थी। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने पहली बार देखा होगा कि एक खास हरे रंग के पत्थर को आग में बहुत ज्यादा तपाने से एक चमकीली धातु निकलती है। वो तो उसके लिए जादू जैसा रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। और वो ज्ञान कितनी पीढ़ियों तक एक रहस्य की तरह, एक पवित्र कला की तरह सहेजा गया होगा। हजारीबाग के बहरंगगढ़ा से मिली तांबे की खदानें इसी प्राचीन कला का सबूत है। ये अद्भुत है कि हम हजारों साल पुरानी धातु कला को आज भी यहाँ के जनजातियों की विरासत से सीधे जोड़ सकते हैं। हाँ, और तांबे के बाद आया वो धातु जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लोहा, आयरन। स्रोतों के मुताबिक झारखंड में लौह युग की शुरुआत काफी पहले हो गई थी। सिंहभूम का बारूदी स्थल इसका सबसे बड़ा गवाह है। हाँ,
और बारीडी के सबूत बहुत ठोस हैं। वहां से हमें सिर्फ लोहे की हसिया ही नहीं मिली, बल्कि लौह स्लैग भी मिला है। स्लैग मतलब लोहा गलाने के बाद बचा हुआ कचरा। ये स्लैग इस बात का पक्का सबूत है कि वहां सिर्फ लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि उसे बनाया भी जा रहा था। वो एक फैक्ट्री थी, एक प्राचीन फाउंड्री। एक मिनट, इसकी तारीख क्या बताई गई है? क्योंकि मेरी समझ से तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में लौह युग की शुरुआत इससे काफी बाद में हुई थी। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। रेडियो कार्बन डेटिंग ने बारूडी की उम्र 1401 से 837 ईसा पूर्व के बीच बताई है। क्या कह रही हैं? मतलब आज से लगभग 3500 साल पहले। हाँ, उस समय जब गंगा के मैदानों में कई संस्कृतियां अभी ताम्र युग में ही थीं, झारखंड के लोग लोहा गलाने की तकनीक में महारत हासिल कर चुके थे। ये तो इस क्षेत्र को भारत के तकनीकी इतिहास में बहुत आगे खड़ा कर देता है। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि झारखंड इस मामले में एक तरह का पायोनियर या अगवा था? कहने में कोई हर्ज नहीं है। लोहा तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत था और इसका अयस्क भी आसानी से उपलब्ध था। असुर जनजाति के निवास स्थलों से भी लोहे के बहुत से अवशेष मिले हैं, जो इस बात को और पुख्ता करते हैं कि वो प्राचीन काल से ही धातु कर्म में माहिर थे। लोहा गलाने के लिए तो तापमान भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। बहुत ज्यादा, 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, जिसे हासिल करना और बनाए रखना उस समय एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी। इस एक तकनीक ने सब कुछ बदल दिया होगा। खेती के लिए मजबूत हसिया और फावड़े बने होंगे, जिससे ज्यादा अनाज उगाया जा सका होगा, और जंगलों को साफ कर बस्तियां बसाना आसान हो गया होगा। तो अगर हम अपनी पूरी जासूसी को एक साथ देखें तो तस्वीर क्या बनती है? हमने एक साधारण पत्थर के औजार से शुरू किया, फिर हमें गुफाओं में इंसान की सोच और कला की पहली झलक मिली। उसके बाद हमने आसमान को छूते महापाषाण देखे, और आखिर में हम तांबे और लोहे की धधकती भट्टियों तक पहुंचे। क्या सफर था! ये कहानी साफ दिखाती है कि झारखंड का प्रागैतिहासिक काल सिर्फ आदिमानव का युग नहीं था, बल्कि ये निरंतर नवाचार, खोज और विकास की अविश्वसनीय यात्रा थी। बिल्कुल। और इसका अंतिम विश्लेषण यही है कि ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। एक जीती जागती विरासत? हाँ। प्राचीन धातु कला, यानी तांबा और लोहा गलाने का जो ज्ञान और विशेषज्ञता इस क्षेत्र की जनजातियों जैसे असुर और बिरजिया के पास थी, वो हवा में गायब नहीं हो गई। वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब हम आज जो झारखंड की औद्योगिक पहचान देखते हैं, एक ऐसा राज्य जो अपनी खनिज संपदा और टाटा स्टील जैसे उद्योगों के लिए जाना जाता है, हाँ, उसकी नींव शायद हजारों साल पहले उन आदिम भट्टियों में रखी गई थी। ठीक यही बात है। आज भी झारखंड की धरती लोहा, तांबा और दूसरे खनिज उगलती है, और यहाँ के लोगों का इन खनिजों से रिश्ता कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। ये जो विशेषज्ञता है, ये जो मेटलर्जिक जीनियस है, वो आज भी इस क्षेत्र की पहचान में, यहाँ के लोगों के डीएनए में जिंदा है। इतिहास की किताबों का ये एक सूखा पन्ना नहीं है, ये जमीन की आत्मा का हिस्सा है। क्या बात है। और ये हमारी चर्चा को एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है, एक ऐसा विचार जिसे हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। इन स्रोतों में उल्लिखित असुर और बिरजिया जैसी जनजातियों की प्राचीन धातु कला आज के आधुनिक झारखंड की खनिज संपदा और औद्योगिक पहचान से किस तरह जुड़ी हुई है। ये सोचने वाली बात है कि हजारों साल पुरानी ये विशेषज्ञता और विरासत आज भी इस क्षेत्र की पहचान का एक अटूट हिस्सा कैसे है।